Hey everyone, welcome to विधिक वार्ता, your guide to understanding law and rights। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का गेटवे। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 12 का एग्जैक्ट डायरेक्ट डेफिनेशन, स्टेट का मतलब क्या है और इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस लॉज। तो अगर आप जुडिशरी, यूपीएससी या लॉ स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है, जो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। ये आर्टिकल डायरेक्टली कोई राइट नहीं देता, लेकिन ये डिसाइड करता है कि फंडामेंटल राइट्स किस पर अप्लाई होंगे। इसलिए आर्टिकल 12 को पार्ट 3 की फाउंडेशन माना जाता है। तो अब हम आर्टिकल 12 की एग्जैक्ट डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। आर्टिकल 12 कहता है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स, और फिर यूनियन, स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज को मेंशन करता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंक्लूड्स। इसका मतलब है कि डेफिनेशन जो है वो वाइड और फ्लेक्सिबल है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आंसर सिंपल है, फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स होते हैं। तो अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपका राइट वायलेट करे तो डायरेक्टली आर्टिकल 32 नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्या वायलेटर स्टेट है। इसको समझेंगे हम वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग जो स्टेट है ना, उसको ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। सो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर है मतलब यहाँ पे, है ना। लेकिन जो मैक्सिमम लिटिगेशन है ना, वो अदर अथॉरिटीज़ पर होती हैं। तो समझते हैं लोकल अथॉरिटीज़ को पहले। तो लोकल अथॉरिटीज़ वो बॉडी होती हैं जो लोकल लेवल पर पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं, जैसे कि रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लाइटिंग एंड ऑल। सो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड। तो कोर्ट ने कंसिस्टेंटली माना है कि ये स्टेट के अंदर आती हैं। अब बात करेंगे अदर अथॉरिटीज़ की। तो अदर अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को इंटरप्रेट किया है। और बेसिक आइडिया ये है कि अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती हो तो आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट हो सकती है। ठीक है। तो कोर्ट्स ने टाइम के साथ कुछ टेस्ट डेवलप किए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए, फंक्शनल कंट्रोल होना चाहिए, और वो बॉडी पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हो तो वो स्टेट हो सकती है। सो रूल सिंपल है, फॉर्म से ज़्यादा फंक्शन इंपॉर्टेंट है ना। उसका फंक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन से ज़्यादा। तो अब बात करते हैं केस लॉज की। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो केस आया 1967 में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्लियर किया कि स्टैट्यूट बॉडी भी स्टेट हो सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक स्टैट्यूट के अंडर बना है और पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए ये आर्टिकल 12 के अंदर आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आया 1975 में सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस। इस केस में क्वेश्चन था कि एलआईसी, ओएनजीसी और आईएफसी जैसे कॉर्पोरेशन स्टेट्स हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ गवर्नमेंट का डीप और पैसिव कंट्रोल है, इसीलिए ये बॉडीज स्टेट मानी जाएंगी। फिर आता है 1979 में आरडी शेट्टी का केस। इस केस ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी दिया और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को स्टेट डिक्लेयर किया गया यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता था और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था यहाँ पर। तो यहीं से पब्लिक फंक्शन डॉक्ट्रिन और स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है। फिर आता है 1981 में अजय हाशिया का केस। तो जो अजय हाशिया का केस ना, आर्टिकल 12 का मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पर आता है। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि चाहे बॉडी सोसाइटी हो या कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा है तो वो स्टेट हो सकती है। एंड कोर्ट ने एक फेमस लाइन बोली, दैट फॉर्म इज इरेलेवेंट, फंक्शन इज डिसाइसिव। ठीक है। तो उसके बाद आता है 2005 में बीसीसीआई का केस, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस केस में क्वेश्चन ये था कि क्या बीसीसीआई स्टेट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। और इसका रीज़न ये था कि बीसीसीआई जो है ना, स्टैट्यूट नहीं है ना, किसी स्टैट्यूट से नहीं बनी है बॉडी, और गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ पर डीप या पैसिव नहीं है। तो इस केस से ना आर्टिकल 12 की लिमिट्स को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट बॉडीज एंड आर्टिकल 12 के बारे में। नॉर्मली जो प्राइवेट बॉडीज होती हैं ये आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट बॉडी प्योर पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हो तो कोर्ट्स एक्सेप्शनल केसेस में इंटरफेरेंस कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 12 वर्सेस आर्टिकल 226 की। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए, आर्टिकल 12 जो है ना वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में है, लेकिन जो आर्टिकल 226 है इसका स्कोप ज़्यादा वाइडर है। तो हाई कोर्ट्स को ना प्राइवेट बॉडीज पर भी सर्टेन केसेस में रिट इशू करने का राइट है। ठीक है जी। अब वन लाइन एग्जाम समरी को भी देख लेते हैं कि एग्जाम के लिए परफेक्ट लाइन आप याद रख लीजिए कि आर्टिकल 12 जो है ना स्टेट की डेफिनेशन को देता है, जिससे ये क्लियर होता है कि फंडामेंटल राइट्स किस पर इन्फोर्स होंगे, है ना। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि आर्टिकल 12 खुद राइट नहीं देता, लेकिन राइट्स के गेट को ओपन करता है। जुडिशरी ने इस आर्टिकल को टाइम के साथ साथ एक्सपेंड किया है, लेकिन साथ इसकी लिमिट्स को भी डिफाइन किया है, जो कि हमने बीसीसीआई के केस में देखा। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक के साथ। जय हिंद।